देवियों सज्जनों नमस्कार। मेरी दाईं चौखट में आप जिनको देख रहे हैं सुपरिचित हैं उनसे। टीवी जगत की, समाचार जगत की बड़ी प्रख्यात टिप्पणीकार हैं। दर्शकों कुछ कहने से पहले और स्वाति से मैं बातचीत शुरू करूं, उसके पहले एक वीडियो दिखाता हूं। ये बिहार का वीडियो है। बिहार में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, विधायकों के शपथ ग्रहण का ये दृश्य है। आप भी देखिए स्वाति, और दर्शक लोग आप भी देखिए प्लीज। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ की अखंड अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। निर्वाचन ये वीडियो है नवनिर्वाचित विधायिका, और ये एक माफिया की पत्नी है। माफिया भी कौन? राजवल्लभ यादव। सभी दर्शक श्रोता इसको गूगल कर लें। इसको हमारे यहाँ बिहार में बाहुबली कहा जाता है, मैं नहीं कहता हूँ। और ये व्यक्ति इतना घिनौना है कि इसको पॉक्सो एक्ट में सजा हुई है, और उसके बाद आरजेडी ने इसका टिकट इसकी पत्नी को दिया। और ये वही मोहतरमा थी जो जेडीयू की बगल में उनके विधायिका बैठी हुई है मनोरमा देवी, उनसे मदद लेके भी नहीं पढ़ पा रही हैं। एक तरफ ये दृश्य है बिहार में विधायक इस तरह से शपथ ले रहे हैं। इसमें पुरुष भी हैं। मनोज शर्मा जी 3 बार अटके, तब उनको शपथ ग्रहण वो कर पाए। रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वह भी 2 बार अटकी। एक मोहतरमा थी जो अपने मन से लिखा हुआ पढ़ने लगी, उनको भी पीठासीन अध्यक्ष ने रोका, प्रोटेम स्पीकर ने रोका और कहा कि ये नहीं चलेगा। दूसरी तरफ स्वाति जया बच्चन जी हैं, जो अपनी नातिन को कह रही हैं कि विवाह ओवररेटेड संस्था है। मेरे पति भी कह सकते हैं कि उन्होंने शादी करके गलती की। शादी करके गलती की ये तो मैं मान सकता हूँ, विवाह करके गलती की ये मैं नहीं मान सकता हूँ। बाकी बिहार विधानसभा का ये दृश्य हमने दिखाया, जया बच्चन का वो दृश्य दिखाया। दोनों को आप एक साथ एड्रेस करना चाहें, नारीवादी दृष्टिकोण से तो कर लें, या फिर इन पर अलग अलग। पहले चलिए बिहार से शुरू करते हैं। आप कैसे देखती हैं पूरे तो नारीवादी पर्सपेक्टिव से? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। और बिहार की विधानसभा का जो परिदृश्य हमने अभी देखा, हालांकि ये परिदृश्य नया नहीं था, हमने हर विधानसभा में देखा है। और हमने राबड़ी देवी जी का भी शपथ ग्रहण देखा। राबड़ी देवी जी तो राबड़ी देवी, उनके सुपुत्र तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उन्होंने जो शपथ लिया था वो भी याद है कि वो कहाँ कहाँ अटके थे, कैसे कैसे अटके थे। तो ये जो अभी आपने दिखाया राजवल्लभ यादव जी की पत्नी, धर्म पत्नी, उनको ये शपथ लेते हुए, तो मुझे ये लगता है कि नारीवाद जो बार बार ये, अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में अपने दम पर वास्तविक में जो नारी नेतृत्व कर रही हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ जो रिजर्व्ड सीटें हैं महिलाओं के लिए, उनपे वही उस इलाके के बाहुबली, मुखिया, विधायक, सांसद, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है स्त्री के सीट पे, तो वो वहां पे उन्हीं की पत्नियां लड़ेंगी, उन्हीं की मां लड़ेंगी, बेटी लड़ेंगी, उन्हीं की बहन लड़ेगी, उन्हीं का कोई ना कोई स्त्री शक्ति के रूप में लड़ेगा। तो मैं तो इसे नारीत्व स्त्रीत्व कहती मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आपने एक शब्द प्रयोग किया था नारीवाद,
स्त्रीत्व, ये सब अब पता नहीं, या तो मेरी परिभाषा कुछ अलग टाइप की है या मैं थोड़ा उल्टा सोचती हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे लिए स्त्रीत्व, नारीवाद वही है जो प्राकृतिक रूप से स्त्रीत्व है, जिसमें प्रकृति है, सृष्टि है, संरचना है, शक्ति है। एक बार का एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगी ताकि ना नारीवाद और स्त्रीत्व है क्या पहले हम ये समझ ले। एक बार किसी बात से आहत होकर के शक्ति मतलब मां पार्वती शंकर जी के पास उदास होकर के रोते हुए जाती है और सहायता मांगती है। मैं भूल गई कि प्रसंग क्या था। सहायता मांगती हैं। शिव जो थे वो नाराज हो जाते हैं, वो क्षुब्ध हो जाते हैं और उत्तर क्या देते हैं? वो उत्तर अपनी धर्म पत्नी को देते हैं कि तुम शक्ति हो, मेरा अर्धांग हो, तुम्हारे शक्ति और मेरे शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अगर नहीं कर पा रही हो, उसको पहचान नहीं पा रही हो, तो ये मेरी असफलता है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम्हें किसी बात के लिए मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी और तुम रोते हुए या विलाप करते हुए या शिकायत करते हुए मेरे पास आओगी? तो स्त्रीत्व की परिभाषा और समझ हमारे यहाँ ये है। स्त्रीत्व और नारीवाद अगर पर्टिकुलरली राजद की बात, अगर राजनीति की बात करें तो वो राबड़ी देवी नहीं है, वो सुषमा स्वराज है। राबड़ी देवी तो कतई नहीं हो सकती है। वो जो आप देखे राजनीति में है, विशेष रूप से बिहार की राजनीति में बेदम सब बाहुबली की पत्नियां भरी पड़ी हैं। अपने दमखम पर बिहार की धरती पे कितनी नारी शक्ति है जो आपको सदन में, या फिर आप, जरूरी नहीं है कि मैं विधानसभा या लोकसभा में ही बोलूं, समाज में ही आपको कितनी स्त्रियां हैं जो नेतृत्व करती हुई दिखेंगी? नहीं दिखती हैं। तो सबसे पहले तो नारीवाद और स्त्रीत्व हमारे यहाँ जो वास्तव में है, जो मूल है, जो आत्मा है, वो हम बिसरा चुके हैं। उसी की झलक हमें हर जगह दिखाई दे रही है। स्त्री रूप धर लेना, स्त्री का शरीर धारण कर लेना स्त्रीत्व नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, मैं बार बार लिखती हूँ कि ये स्त्रीत्व नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि भारत भूमि पर भी आज के दिन में भी जो स्त्रियां स्त्रीत्व लिए हुए हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। ये जो छद्म नारीवाद है वो हावी होते जा रहा है। जरूरी नहीं है उसके लिए जया बच्चन ही बनना होगा, कोई जरूरी नहीं है। वो बड़ी वाली बिंदी वाली जो टिकुली गैंग है, बड़ी बिंदी गैंग, बड़ी टिकुली गैंग, वो ही बनना पड़ेगा, नहीं जरूरी है। आप मतलब अपने चारों ओर के परिवेश को आप अपने परिवार में और पड़ोस के 7-8 घरों में देख लीजिए, स्त्रीत्व में, जो स्त्रीत्व की समझ में और स्त्रीत्व के व्यवहार में जो अंतर आया है वो साफ साफ दिखाई देगा। जी जी जी। एक नाम मैंने विभा देवी का लिया था, जो वीडियो मैंने दिखाया, राजवल्लभ की पत्नी है। और इस देश का दुर्भाग्य है, इस पूरे समाज का, मानवता का दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति अगर पॉक्सो एक्ट में बाकायदा सजा पा चुका है, जेल में है, उसकी बेटी हो या उसकी पत्नी हो, वो उसका साथ दे रहा है। बेटी का नाम मैंने लिया क्योंकि मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ी। जब तक घर से नहीं शुरू होगा अपराध का बिल्कुल प्रबंध या अपराध बिल्कुल को बिल्कुल। नकारना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक दूसरा दूसरा नाम मैंने जया बच्चन का लिया था, एक तीसरा नाम जोड़ देता हूँ, निवेदिता मेनन। जेएनयू में तथाकथित तौर पर पढ़ाती थी, अभी रिटायर हुई है और किसी भी तरह से हम लोगों के किसी भी सम्मान की हकदार नहीं है, क्योंकि यह जिस थाली में खाती है उसी में थूकती है। और इसने कश्मीर के बारे में, हिंदुओं के बारे में कई बार अनाप शनाप बोला है। तो अब मैं दूसरे चरण की ओर चलूंगा। जया बच्चन और निवेदिता मेनन तथाकथित उस एलीट क्लास से आती हैं जिनकी नकल मध्यवर्गीय या तथाकथित निम्न वर्ग की महिलाएं करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे समाज की बुनावट ऐसी है। और ये लोग इस तरह की घटिया वाहियात बातें करते हैं। इनसे कैसे बचा जाए, इनका क्या इलाज है, इनको कैसे देखा जाए? जी जी। जया बच्चन का इंटरव्यू मैं पूरा सुन रही थी, पढ़ा भी मैंने और सुना भी मैंने। वो कह रही थी कि शादी जैसी संस्था वो पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड मतलब पुरानी हो चुकी है।
अब या तो ये अपने निजी अनुभव को बता रही थी जो उनके और अमिताभ बच्चन के बीच का है, या अपने बेटे और बहू का अनुभव बता रही थी जो बार बार ऐश्वर्या राय को प्रताड़ित करके, और क्या क्या कैसे कैसे हुआ ये पूरे भारतवर्ष ने दिखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमिताभ बच्चन से कहीं भी कद कम नहीं है ऐश्वर्या राय का। वो अगर आप कहें कि अपने बल पे कुछ करने वाली नारी, वो ऐश्वर्या राय बच्चन रही है। और ऐसे सास, जया बच्चन जैसी सास के अंडर रहते हुए भी उनके कभी आप इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देखेंगे कि हमारा जो है वो कल्चर खराब है, या हमारा जो है वो तलाक की बातें चल रही थी तो भी वो कांस महोत्सव में पूरा सिंदूर लगा करके गई थी और उनका वो फोटो और वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो क्या ये एक कारण बहुत बड़ा है क्या कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने सासू वाली मेंटालिटी को ग्रैप नहीं कर पाई, उस पद चिन्ह पे चलने को मना कर दिया, इसलिए क्या वो बेटे और बहू के बीच का तकरार है? देखिए, अब हम लोग का काम एनालिसिस करना है, हम तो हर व्यू पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब जया बच्चन ने जो संदेश अपने नातिन को देने के बहाने, मैं तो कहूंगी वो बहाना था, वो तो पूरे के पूरे जो यंग जनरेशन जेन जी जो बहुत टारगेट हो रहा है अभी, हर किसी के द्वारा टारगेट हो रहा है, इसको बरगलाने का है। और उन्होंने कहा कि आपको इंजॉय करने की का मतलब की पूरी स्वतंत्रता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंजॉयमेंट? ये इंजॉयमेंट क्या है? ये अब वही है ना कि सामने जो बैठ करके सवाल पूछ रहा था वो तो खुद इतनी बड़ी, अब क्या ही शब्द मैं बोलूं, देशद्रोही, गद्दार, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, कुलद्रोही, सारे उनके लिए विशेषण कम है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता जब समाज को डिरेल करने के लिए ही होती है और कुछ नहीं होता है। आप पब्लिक प्लेस में, पब्लिक स्पेस में आप जया बच्चन के व्यवहार को देखिए, उनके भाव भंगिमाओं को देखिए, उनके जेस्चर को देखिए, उनके पोस्चर को देखिए। वो कभी भी, जो आपने अलीट क्लास कहा, वो एक्चुअली अलीट क्लास नहीं है, वो हमारे यहाँ कहे तो एकदम महागवार। जब आपको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है तो गंवार ही है ना आप। चाहे आप अरबपति हो, पैसे से क्या होता है, अगर आपके पास व्यावहारिकता नहीं है तो आप गंवार हैं। हमारे बिहार के भाषा में तो आप गंवारी हैं। तो ये जो और आपको अगर इतनी समस्या हो रही है तो आप उदाहरण पेश करके दिखाइए ना। आप स्वयं ही तलाक ले लीजिए, किसने कहा है बंधन में रहने के लिए? और व्यक्ति में जब तक श्वास है तब तक उसको उसके हिसाब से रहने का अधिकार है। लोकतंत्र अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है, आप ले लीजिए तलाक। आप अपनी, जिसकी बेटी को आप ये सलाह दे रही थी, नव्या को, आप अपनी बेटी का तलाक करवा दीजिए अपने दामाद से और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और साबित कीजिए कि स्वतंत्र रह करके शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें नहीं बंधना चाहिए। तो आप स्वयं उदाहरण पेश कीजिए, आप अपनी बेटी और दामाद का उदाहरण पेश करिए, तब आप थर्ड जनरेशन तक जाइएगा। तो नहीं, इन लोगों का एकमात्र लक्ष्य है इस समाज में जो सनातन की जड़ें हैं, जो हर तरह से झिंझोड़ने की, उखाड़ करके फेंकने की, समाज को डिरेल करने की, इन नए बच्चों को बरगलाने की, तो वो यथासंभव हर तरह से प्रयास कर रही है। वही प्रयास एक तरह से दिखा। एक बात उन्होंने और कही कि अगर अमिताभ बच्चन से पूछा जाए तो वो भी कहते कि मैं शादी करके खुश नहीं हूं। और आपने कहा भी कि बिल्कुल। तो देखिए, आप दोनों के व्यक्तित्व को देखिए, आप अमिताभ बच्चन को देखिए और जया बच्चन को देखिए, इनके पब्लिक अपीयरेंस को देखिए, इनके सोशल मीडिया पे अपीयरेंस को देखिए, एक साफ साफ अंतर दिखाई देता है। और जया बच्चन जी, ये शादी ही मतलब वैवाहिक बंधन, आप धर्म पत्नी है, जिस धर्म का पालन अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, नहीं तो शायद अगर ये विवाह बंधन नहीं होता तो छोड़ करके, तो आपके व्यवहार की वजह से, आपके सोच और विचार की वजह से, अमिताभ बच्चन जैसा अगर व्यक्तित्व आपको अभी तक साथ रखे हुए है, तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है विवाह। अगर ये विवाह नहीं होता तो आप अमिताभ बच्चन के साथ, आपका नाम नहीं होता, आपका कोई वैवाहिक बंधन नहीं होता। और ये जो देश समाज में नाम कमा रही है, और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी के नाम पे जो राज्यसभा में बैठ करके भी बकवास करती हैं, संसद के भीतर भी बैठ करके बकवास करती हैं, ये भी आपको नहीं मिला होता अगर ये विवाह नहीं होता। तो आप
को अगर आत्मचिंतन नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन कम से कम इस समाज को बरगलाने का, झुठलाने का जो ये आप कुत्सित प्रयास कर रही हैं वो नहीं होना चाहिए। जी। बरगलाने का और समाज को भड़काने का जो प्रयास वो कर रही हैं वो सफल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आए गए मिट गए, हिंदुत्व और सनातन वही है, वही रहेगा। 5 लोग भी सनातनी अगर बचेंगे तो इस पूरे विश्व की काया पलट देंगे और वो वहीं रहेंगे। इसलिए जया बच्चन जैसी जो हर्राफाएं हैं उनकी चर्चा इस वजह से करनी पड़ती है, दर्शकों नहीं करना चाहता, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता इन लोगों का, इनका, अर्फा का, वो आरजे जो साइमा है, क्योंकि ये लोग नकारात्मकता का पुद्गल हैं। अगर आपने इनको देखा, सुना, इन पर चर्चा की तो वो नकारात्मकता कहीं ना कहीं करते करते आ जाएगी, लेकिन इसको, संकट को समझना है। ये लोग हवा में कोई बयान नहीं देते हैं, इसलिए इस पर चर्चा की। स्वाति, अगर आपको कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना है तो ठीक है, अन्यथा हम फिलहाल इस चर्चा को यहीं बंद करेंगे, विराम लेंगे। अगर आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स है तो प्लीज। जी, मैं बस एक समाज के एक कहते हैं ना कि एक अंग के रूप में और एक स्त्री शक्ति के रूप में बस ये इस बात का मेरा प्रयास भी रहता है और मैं बार-बार जनता को ये बात समझाने का प्रयास करती हूँ कि जो परिभाषा छद्म वामपंथ ने नारीवाद को दिया है, स्त्रीत्व को दिया है, वो वास्तव में स्त्रीत्व नहीं है। मॉडर्न होना जितना सनातन बताता है, उतना कोई नहीं बताता है। सनातन में आधुनिकता की परिभाषा शॉर्ट हॉट पैंट और न्यू हेयर स्टाइल नहीं है और वास्तव में ये स्त्रीत्व नहीं है। सनातन आपको बताता है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए आप इस समाज के लिए, आप परिवार के लिए, आप राष्ट्र के लिए कर सकती हैं और लोगों ने किया है। आपको सनातन का अस्तित्व बताता है जो वास्तव में अस्तित्व है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आप अपने पर्सनल लाइफ को भी उतना ही सिक्योर कर सकती हैं जितना कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को कर सकती हैं। वामपंथ की तरह नहीं कि भैया अगर 2 रोटी बना दी तो आप अति पिछड़ी हैं। क्यों अति पिछड़े हैं? टैलेंट तो ये है ना कि 2 रोटी बनाने के साथ हम बाहर का काम करते हैं। तो वास्तव में शक्ति यही है, स्त्रीत्व यही है। और एक बात, प्राकृतिक रूप से स्त्री वास्तव में शक्ति है, पुरुषों से कई मामलों में वो आगे है। इस शक्ति को पहचानिए और जो भी इस परिभाषा को मजाक बना रहा है या आपको कह रहा है कि आप रूढ़िवादी हैं, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि असली शक्ति आप ही हैं और बड़ी बिंदी लगा देने से और ये मॉडर्न कपड़े पहन लेने से और टुकड़े टुकड़े का नारा लगा देने से मॉडर्न आप नहीं हो जाते हैं। जी। तो दर्शकों, लेकिन इस विषय पर चर्चा इसलिए जरूरी थी कि मेरे साथ जो बात कर रही हैं, अगर नारीवाद नाम का कोई शब्द है, अगर फेमिनिज्म एग्जिस्ट करता है तो वो ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी स्त्रियां हैं, और इसलिए नहीं कि ये मेरी बहन है, आप इनका आचार व्यवहार सब कुछ देखिए और ये सार्वजनिक जीवन में है। इसके विपरीत हमें सैकड़ों वर्षों से तो घुट्टी जरूर पिलाई गई है, कम से कम 100 वर्षों से, कि नारीवाद का मतलब है कपड़े फाड़ देना, फेंक देना। ब्रा बर्निंग ब्रिगेड ने हमें सिखाया कि सड़क पर नंगे हो जाओ तो वो आजादी है। उन्होंने सिखाया कि परिवार को तोड़ दो तो वो आजादी है। उन्होंने हिंदू धर्म के सबसे मूल आधार परिवार पर बार बार आघात किया है, क्योंकि उनको पता है कि परिवार गया तो सनातन गया, क्योंकि सनातन की धुरी है परिवार, और इस परिवार पर हमले हो रहे हैं, चौतरफा हो रहे हैं। इन तमाम चीजों पर आप भी सोचिए, विचारिए, और हम तो आप पर लगातार आते ही रहेंगे, आपको बातचीत करते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे। जागते रहो हिंदुओं, जागते रहो। स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। दर्शकों, फिलहाल इतना ही, अपना स्नेह और प्रेम हमें देते रहिए। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।